से बैठना है तो 26 में जो पेपर में रहेंगे हर स्टेट के लगभग यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल नहीं आता, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और IAS के पेपर, झारखंड के पेपर उसमें ऐड हो जाते हैं, वो ऐड कर लेता है तो वो आएगा फरवरी महीने में आ जाता है, फरवरी महीने में आ जाता है। उसी की पूरी सीरीज आप लोग पढ़ डालिए, हर सब्जेक्ट के आते हैं। उसके बाहर कहीं कुछ भी नहीं आता, सब एक दिमागी भ्रम है। जैसे मनमोहन सिंह का एक स्टेटमेंट था जिसको मोदी जी ने भी लागू किया था 1992 के, जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री रहे, इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर बने थे, जिन्होंने पूरी इंडियन सिस्टम को ही चेंज कर दिया, इकोनॉमिक सिस्टम को चेंज कर दिया। तो उन्होंने कहा था कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। फिर मोदी जी ने भी इसी को दोहराया था और ये 1992 में कहा था कि सरकार छोटी होनी चाहिए, लेकिन सरकार की पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि किसी की भी सरकार आकर बदल न पाए। 1992 में मनमोहन सिंह ने जो भी नीति रखी इंडियन इकोनॉमी की, किसी की सरकार बन जाए, वो कितना बड़ा दिमाग लगा है, उस पॉलिसी को चेंज नहीं कर सकता, उस पॉलिसी को चेंज नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा था कि सरकार छोटी होनी चाहिए, लेकिन आपका प्रभाव ऐसा हो कि सरकार आने के बाद भी आपको वही काम करना पड़े। इस तरह भारतीय इतिहास में एक शासक था शाहजहां, जानते हो, और एक शासक था शेरशाह सूरी, उसका कार्यकाल सिर्फ 4.5 साल का। देखिए उसके रेवेन्यू सिस्टम, उसकी मुद्रा प्रणाली ब्रिटिश गवर्नमेंट तक चली। ब्रिटिश गवर्नमेंट छोड़िए, रुपया चलाने वाला शेरशाह सूरी था। आज भी गवर्नमेंट उसी रूट पे चल रही है। सरकार छोटी होनी चाहिए, लेकिन आपके काम ऐसे होने चाहिए कि आने वाली पीढ़ियां आपको रिलेट न कर पाए। तो किताबें आप ले लीजिए, घंटा चक्कर कैसे हम मीडियम पे भेज देंगे, 20 बार, 25 बार, 30 बार, जितना बार पढ़ पाए, एक समय के बाद दिमाग पे जाके अच्छा टप जाता है। उसके बाहर IAS के क्वेश्चन आते हैं, बाहर एडमिशन क्वेश्चन बाहर आते हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या होगा, आप जब कभी पढ़ेंगे, कोई टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे या कहीं कोचिंग पढ़ेंगे, तो आपको मालूम हो जाएगा कि हमें पढ़ना क्या है, हम पढ़ क्या रहे हैं और पूछता क्या है। लेकिन जरूरी ये होता है किसी क्वेश्चन के लिए कि वो पूछता क्या है, हम कर क्या रहे हैं। तो पूछता क्या है, हम कर क्या रहे हैं, पहले पता नहीं चलो पूछता क्या है, फिर उस ट्रैक पे है कि नहीं। अगर उस ट्रैक पे है तो सही है, अगर उस ट्रैक पे नहीं है तो उस ट्रैक पे जाने का प्रयास करें। तो ये चीजें होती हैं, हम भेज देंगे, आप लोग उसको देखते रहिएगा। आज ही भेज देंगे, 7-8 बजे तक भेज देंगे। यहाँ से जाने के बाद गोरखपुर जाना रहता है, तो यहाँ जाने के बाद थोड़ा सा समय लगेगा, तो आज रात में 8 बजे तक भेज देंगे, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियों में उसकी 7 शक्तियां हैं, और 7 शक्तियों में बताया कि कौन इसका स्टफी सब्जेक्ट है और कौन इसका पीछे सब्जेक्ट है। तो इसके 7 सब्जेक्ट हैं। इसके पहला है एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका मतलब क्या होता है,
भाई आपने पढ़ा 53 में 52 में पढ़ा कि भारत में 52 के बाद के राष्ट्रपति होगा जो कार्यपालिका का प्रमुख होगा। पता हमारे यूनियन का चीफ दोनों का राष्ट्रपति होगा, तो उसको पावर भी दिया गया है। तो एग्जीक्यूटिव पावर जिसको बोलते हैं, उस एग्जीक्यूटिव पावर में इसमें मेन चीजें समझ लीजिए कि यूनियन के जितने भी पोस्ट हैं अपॉइंटमेंट के लिए, सारे पोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट जितने भी पोस्ट अपॉइंटमेंट के लिए होते हैं, कोई भी पोस्ट हो, सबकी नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है। सिर्फ 2 जगह छोड़ दीजिए, एक आरबीआई के मामले में और दूसरा नीति आयोग के मामले में। ये 2 पोस्ट ऐसे हैं जिसमें राष्ट्रपति का कोई योगदान नहीं है। इसके सिवा जितने भी बड़े पोस्ट हैं सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पर, सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब कोई भी अगर लिखा है उसमें केंद्रीय सिस्टम तो राष्ट्रपति, आरबीआई मत बोलिएगा और नीति आयोग मत बोलिएगा। सब 2 लोगों को निकाल दिया जाए। पहले योजना आयोग भी था, उसकी भी नियुक्ति में राष्ट्रपति का कोई योगदान नहीं होता था, रामध्यक्ष होते थे। ये 2 लोगों को निकाल दीजिए, जितने भी लोग हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब उसमें रखने की आवश्यकता ही नहीं, बस नाम रखें, 2 लोग नहीं होते। अब कितने लोग होते हैं एग्जीक्यूटिव पावर से? पहले देखिए, दूसरा है लेजिस्लेटिव पावर, विधायिका, तीसरा है जुडिशियल पावर, न्यायिक शक्तियां। हम इकोनॉमिक पढ़ रहे थे दिल्ली में, प्रशांत घोष के पास, उस समय के जाने माने इंडियन लेवल टीचर थे प्रशांत घोष, इंडियन लेवल टीचर थे इकोनॉमिक के मामले में, और गवर्नमेंट के कई इकोनॉमिकल बॉडी में मेंबर भी थे। तो उस समय क्योंकि इतना ज़्यादा सोशल मीडिया तो था नहीं और इतना ज़्यादा मीडिया भी नहीं था, इतना ज़्यादा ऑनलाइन व्यवस्था भी नहीं थी, ऑनलाइन तो था ही नहीं था। फिलहाल सब कोचिंग नहीं पढ़ा सकते थे, फिर भी वो अपने घर पे 70 बच्चों को पढ़ाते थे। 70 बच्चों को पढ़ाते थे इकोनॉमी। 3 महीने की कोर्स होती थी उनकी, 3 घंटे की क्लास चलती थी एक दिन में इकोनॉमी की। और पैसा जमा करके आज तो हो सकता है कि अगले साल आपको मिले क्लास, पैसा जमा करने के बाद अगले साल क्लास मिले। दिल्ली में लोग पढ़ते, तुमसे पढ़े पढ़े। तो जब इकोनॉमी पढ़ा रहे थे हम लोग सही कहते हैं कि इकोनॉमिक ऐसा सब्जेक्ट होता है तो रोज बदलता है। अभी तुम लोग नए हो सकता है 4-5 साल बाद मेंस दोगे, और 4-5 साल बाद हो सकता है कि तुम तैयार हो अपने आप को मेंस प्री मेंस फेस करने के लिए। हम आपको ऐसा ट्रैक बता देते हैं इकोनॉमिक का कि कहीं रहेंगे, हमसे मिले जो न मिले, फिर आप इकोनॉमिक कभी भूलेंगे नहीं। अगर पढ़ना चाहेंगे तो उसी टाइम में पढ़ लीजिएगा। उसका फायदा ये होगा कि अगर आज 2006 से लेकर बहुत दिन हो गए, लगता कि 22 साल हो गए, 20-22 साल तो हो गया, फिर भी हम लोग को क्या रहता है कि एक बार किताब देख लें तो याद रहता है कि गवर्नमेंट चाहती क्या है या पॉलिसी गवर्नमेंट की क्या है। मतलब वो चीज़ों को बहुत समझा देते थे, बहुत तरीके से समझा देते थे, बता देते थे और कहते थे। उनकी एक बात हमें याद भी याद है 2006 में उन्होंने हमसे कहा, लोगों से कहा था कि देखो जब योजना पढ़ा रहे थे प्लानिंग कमीशन, तो उन्होंने कहा देखो जिस दिन किसी भी पार्टी की, बीजेपी या गवर्नमेंट की पूर्ण बहुमत सरकार आ जाएगी, योजना आयोग खत्म हो जाएगा। और 14 में जैसे मोदी जी की पूर्ण बहुमत सरकार आई, योजना आयोग खत्म हो गया। 2006 में उन्होंने कहा था कि जैसे किसी भी पार्टी की, बीजेपी हो या गवर्नमेंट की, चाहे बीजेपी या कांग्रेस हो, चाहिए जिस दिन पूर्ण बहुमत सरकार आ जाएगी, योजना आयोग खत्म हो जाएगा।
जब योजना आयोग 15 में खत्म हुआ था तो उनकी बात 2006 की आ रही, उन्होंने ये कहा था कि खत्म हो जाएगा। प्लानिंग कमीशन की जो थ्योरी है वो रशियन थ्योरी है। अमेरिका प्रेशर बना रहा था कि रशियन थ्योरी को आप खत्म करके वर्ल्ड लेवल पर, जहाँ जहाँ रशियन थ्योरी से डेवलपमेंट चल रहा था, अमेरिकन कैपिटलिस्ट सिस्टम जो था उसको खत्म करने का प्रयास करता है कि कल के इंडिया का डेवलप होगा तो रशिया बोलेगा कि मेरी जो प्लानिंग थी उसी का अकॉर्डिंग डेवलप होगा। तो इतना प्रेशर अमेरिका ने बनाया था इंडिया पर कि आप उसको खत्म कर दीजिए। लेकिन इंडिया में चूंकि रीजनल पार्टियां सपोर्ट करती थी, जो क्षेत्रीय पार्टियां वो प्रेशर बना देती थी हमेशा कि नहीं आप खत्म नहीं कर सकते हैं। और जैसे मोदी जी पूर्ण बहुमत में आए, पहला घोषणा उनका हुआ कि योजना आयोग खत्म होने जा रहा है, खत्म होने जा रहा है, योजना आयोग खत्म हो गया। तो ये चीजें थी, मतलब उस समय उन्होंने कहा था खत्म होगा। उन्होंने बताया कि उन्होंने बताया था जैसे अगर गवर्नमेंट पूर्ण बहुमत में रहेंगे पूर्णतः अमेरिका के दबाव में काम करेंगे। अमेरिका इकोनॉमिक नहीं मजबूत है वर्ल्ड लेवल पर, उससे बाहर कोई जा ही नहीं सकता, उससे बाहर कोई जा नहीं सकता। वो दुनिया में जो चाहे वही करवाता है, जो चाहे वो करवा लेता है। आप चुनाव वोट देते हो, आपको लगता है कि हम अपनी सरकार को वोट देते हैं, लेकिन चलता वहां से, चलता अमेरिका से। एक बार हल्का सा चूड़ी घुमाएगा, पूरी इंडिया इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी। ठीक है, बस कहने के लिए हम आपको वोट देते हैं, लेकिन रियलिटी में चलता है वहाँ से, पूरे वर्ल्ड पे चलता है। इंडिया ने पूरे वर्ल्ड की चलती है सिस्टम में। तो ये चीज़ हम लोगों को बताए थे कि आप इस तरह से देखिएगा तो देखिए कि आप चीज़ों को कैसे समझते हैं नहीं समझते हैं। खैर हमारा विषय नहीं है जुडिशियल पावर। ये जो जुडिशियल पावर सिस्टम है ये यूपीएससी अमूमन करके पूछता है। यूपीएससी क्या करता है, जुडिशियल पावर क्रिटिकल है। जुडिशियल पावर, चलिए शांत बनाइए। देखिए जो जुडिशियल पावर है ये यूपीएससी का सिलेबस है। आईएएस से पूछता घूमन करके, पीएसएफ में कभी जल्दी आता नहीं। पीएसएफ में इतना आता कि न्यायिक शक्तियाँ किस अनुच्छेद में है, राष्ट्रपति की कितना नहीं पूछता 72 के तहत। देखिए उसमें कितने प्रोसेस हैं, क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या उसमें स्टेटमेंट हैं, कैबिनेट की क्या उसमें भूमिका है, ये यूपीएससी का सिलेबस है। ये दोनों यूपीएससी का सिलेबस है, ये आईएएस का सिलेबस है। चौथा पॉइंट है आपका इमरजेंसी। आपातकाल, क्योंकि इंडिया में एक ही बार आपातकाल लगा, उस पर अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं बना। आपातकाल पे एक बार नहीं 3 बार लगा। एक बार नेहरू जी ने लगाया था चाइना वार के समय में, 2 बार इंदिरा जी के समय लगा था, इंदिरा जी समय लगा था। लेकिन उसमें है क्या कि कभी भी उस पर क्वेश्चन नहीं बनाया, कभी क्वेश्चन नहीं बनाया आज तक किसी की सरकार नहीं हो, किसी ने आपातकाल का क्वेश्चन नहीं बनाया। इतना पूछा जाता है, कभी कभी अनुच्छेद तक किया जाता है, मिलाने देखा कि आपातकाल किस अनुच्छेद में है, इसीलिए नहीं बनाया गया। क्योंकि ये संविधान का एक ऐसा पार्ट है कि ये नहीं चाहते कि आम पब्लिक में बातें फैले कि इंडिया में इस तरह का सिस्टम लगाया गया है। क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है तो आपातकाल इमरजेंसी सिस्टम हमारे यहाँ एक अलग मूड बनता है कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी लगता है कि देश में कुछ व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि हमें अथॉरिटी मतलब एक ऐसा पावर हमारे पास होना चाहिए कि लोगों को दबा सके, मतलब लोग गलत तरीके से नहीं जाता। इसके बारे में बताएंगे कैसे मामला है। तो इमरजेंसी बहुत ज़्यादा पूछा नहीं गया है, अगर कभी लगाए कितनी आपातकाल कभी लगाया नहीं। राष्ट्रपति शासन जो उसमें है, प्रेसिडेंटियल जो राज्यों यूज होता है उस पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, उस पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। और अब प्रेसिडेंटियल रूल तो लगभग खत्म हो गया। एक बार 15 ने पूछा था कि सबसे ज्यादा प्रेसिडेंटियल रूल किस स्टेट में लगे। अच्छा हम लोगों को दिमाग में था पंजाब, लेकिन जब हम लोगों ने उसमें गवर्नमेंट के भाग में देखा तो बिहार था। पंजाब
में प्रेसिडेंशियल रूल सबसे लंबे समय तक लगा, सबसे ज्यादा बात नहीं लगा, सबसे लंबे समय तक लगा, 2 ही दिन बाद लगा वहां पर, इसमें लंबे समय तक लगा। और बिहार में क्या हुआ कि प्रेसिडेंशियल रूल कई बार लगे। अब सेकंड नंबर पे आपका यूपी था। इसके लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ा विवाद था। उसके बाद कई आयोग कमेटियां बनाई गई इसको लेकर के, इमरजेंसी को लेकर के, किसको रखा जाए कि न रखा जाए, उन चीजों को लेकर के। फिलहाल अभी पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। चौथा पॉइंट आपका है, 5वां, फाइनेंशियल पावर। वित्तीय शक्ति। 7वां पॉइंट आपका आएगा डिसऑर्डिनरी है, डिसऑर्डिनरी पावर, विवेकीय शक्ति है। जहां वो स्वयं निर्णय लेता है, इसमें स्वयं निर्णय लेता है। ये भी आईएएस का क्वेश्चन है। 7वां पॉइंट, इसमें जितने भी चीजें पढ़ेंगे सिर्फ आईएएस में आता, बीएसएस में नहीं आता, क्योंकि इसमें राष्ट्रपति की जो स्वयं निर्णय है उसमें भी कई विवाद होते हैं, कई विवाद होते हैं। 8वां पॉइंट आपका है डिप्लोमेटिक। इसको डिप्लोमेटिक ही बोलते हैं, हिंदी में भी इसको डिप्लोमेटिक यहाँ लिखा जाता है, लेकिन इसका है कि ये मेंस में पूछा जाता है। मेंस में पूछा जाता है डिप्लोमेटिक पावर। डिप्लोमेटिक पावर क्या होता है, ये संविधान में नहीं है, ये पावर संविधान में नहीं है, ये अलग से बनाया गया है। जैसे आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस 3 पोस्ट होते हैं। इंडिया में क्लास 1 की सर्विस सिर्फ 3 मानी जाती है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। इसके सिवा वो केंद्रीय सर्विस का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस ए में आते हैं, लेकिन क्लास 1 में नहीं आते हैं। क्लास 1 में सिर्फ 2 लोग आते हैं, 3 लोग आते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। ये तीनों किसके कर्मचारी होते हैं, राष्ट्रपति के। डिप्लोमेटिक रूप से किससे काम करते हैं, राष्ट्रपति। इसलिए आईएएस, आईपीएस की भर्ती निकलने के बाद रिजल्ट आता है, तो उसका जो प्रारंभिक तरह जब ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग पूरा करने के बाद राष्ट्रपति अपने आवास पर चाय पर बुलाता है, एक प्रोटोकॉल। आईएएस, आईपीएस और आईएफएस को राष्ट्रपति अपने राष्ट्रपति भवन में ट्रेनिंग पूरा करने के बाद वो चाय पर बुलाता है, फिर उनको नियुक्ति पत्र देता है और ये कहता है कि ठीक है जाइए, आप हमारे कैडेट लोग हैं और राज्यों में जाइए, एक केंद्रीय व्यवस्था के तहत झारखंड राज्य फेडरल सिस्टम में मैच करता हुआ काम करें। तो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, मतलब कहीं लिखा नहीं गया है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट में कर्मचारी, आपका जब मेंस का फॉर्म आएगा ना, मेंस का फॉर्म आएगा, आपको फिर ऑनलाइन आता है कि कितनी मोटी सी वो होती है फाइल, कितनी मोटी सी फाइल होती है मेंस के फॉर्म में। पहले डाकखाना से आता था, अब तो खैर ऑनलाइन हो जा रहा है, तो कोई पूरा पढ़ना नहीं चाहता। तो पहले हम लोग जब पढ़ते थे, हम लोग पास आता था, तब लोग पढ़ते थे उसको, डाकखाना से हम समय आता था। तो हर जगह राष्ट्रपति के आदेशानुसार, राष्ट्रपति के आदेशानुसार, मतलब हम लोग जो कुछ भी हैं गवर्नमेंट के माध्यम राष्ट्रपति के गार्डियन में है, जो भी आईएएस, आईपीएस, आईपीएस सिर्फ 3 लोग, और जितने भी लोग हैं वो क्लास बी के। इसके सिवाय यूपीएससी जितनी भी भर्तियां करता है क्लास बी की करता है। और लोक सेवा आयोग, स्टेट लोक सेवा आयोग क्या करता है, उसमें क्लास बी में 2 लोग आते हैं, एसडीएम और डिप्टी एसडीएम। ये जो 2 पोस्ट होते हैं ये क्लास बी के होते हैं, इसलिए इनका प्रमोशन जैसे आगे होता है आईएएस में हो जाता है, डिप्टी एसडीएम जैसे प्रमोशन होता है आईपीएस में हो जाता है, क्योंकि इससे कई लोग हैं जो क्लास बी में होते हैं। 5400 ग्रेड पे एसडीएम में नौकरी करता है, 5400 ग्रेड पे एसए का भी पोस्ट है, 5400 ग्रेड पे बीडीओ का भी पोस्ट है, उसी स्किल पे पोस्ट है। बीडीओ में उतना पाता है जितना एसडीएम पाता है, बीएसए में उतना पाता है एसडीएम पाता है। 5400 ग्रेड पे सभी लोग पाते हैं,
लेकिन क्लास बी से एसडीएम लिखेगा, क्लास बी को नहीं लिखेगा। वेतन अलग चीज होता है, ग्रेड अलग चीज होता है। और जैसे ना प्रमोशन होगा एसडीएम डिप्टी एसपी का प्रमोशन सबका नहीं होगा, और सीधे आईएएस आईपीएस कैडर में चले जाते हैं। तो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम बनाया गया है। इसमें कई चीजें हैं राजदूतों के बारे में। फिर ऐसा है कि जैसे कोई विदेशी राजदूत इंडिया में आ रहा है तो पहले राष्ट्रपति भवन जाएगा नियुक्ति पत्र लेकर के कि वहाँ की सरकार ने हमें नियुक्ति पत्र भेजा आपका ज्वाइन करने के लिए, आप हमें अनुमति दीजिए हम आपका ज्वाइन करें। और जितने भी राजदूत इंडिया में हैं वो नियुक्ति राष्ट्रपति के माध्यम से होगा। राष्ट्रपति बोलेगा आपकी नियुक्ति नहीं हो सकती है तो आप वहाँ जाते। विदेशों में जितने भी समझौते होते हैं, चाहे प्रधानमंत्री करें चाहे प्रधानमंत्री कैबिनेट करे या कोई मंत्री करे, वो समझौते राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। वो लिखते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंट। जब सिंचन प्रधानमंत्री करते हैं, मंत्री करते हैं दो देशों के बीच में, तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंट के नाम से करते हैं। फिर वो चीजें प्रधानमंत्री के पास आएगा, प्रधानमंत्री क्या करता है उसको लेकर राष्ट्रपति के पास जाएगा कि सर मैंने उससे समझौता किया है, यह समझौता आपके पास है। तो ये होता है डेमोक्रेटिक पावर। मतलब वो संविधान में नहीं है लेकिन सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग होगा, सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग होगा। ठीक, अब चलते हैं यस 6 से 7 काफी है। अब एक सिस्टम पे चलते हैं एग्जीक्यूटिव पावर में, कार्यपालिका शक्तियों में। कार्यपालिका शक्तियों में क्या है? नियुक्ति संबंधी पावर। नियुक्ति दो प्रकार की हमारे देश में होती है, एक संवैधानिक होती है, एक गैर संवैधानिक होती है। और उसमें दो नियुक्तियां करता है, एक संवैधानिक पोस्ट पे करता है, एक नॉन संवैधानिक पोस्ट पे। एक जैसे इसमें पहले पॉइंट में संवैधानिक देखेंगे, पहले पॉइंट में इसकी नियुक्ति करता है, इसको हटा दें। पहले राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? पहले प्रोटोकॉल में बोलिएगा, पहला होता है पीएम एंड हिज कैबिनेट। प्रधानमंत्री उसके मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल का भी करते हैं सर? नहीं, तो पीएम से नीचे आएंगे ना प्रोटोकॉल में, राज्यपाल पीएम से नीचे है। मैंने कहा ना क्रम से बोलते हैं, पीएम प्लस कैबिनेट, उन्हीं कैबिनेट में दिक्कत है। और जितना मतलब मुख्यमंत्री होते हैं उनका राज्यपाल करते हैं क्या? जितना मुख्यमंत्री होते हैं वो राज्यपाल करते हैं। तो स्टेट एग्जीक्यूटिव में जब जाएंगे तो स्टेट की बात अलग होगी, तो राज्यपाल की भूमिका होगी। तो पीएम करते हैं, फिर सेकंड पाएंगे गवर्नर राज्यपाल। स्टेट गवर्नर, स्टेट गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है भैया। तीसरे पे कौन आएंगे? एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज करते हैं। ठीक, उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये हो अगर देखा जाए कि चौथे पॉइंट में कौन आएगा, खाली चौथे पॉइंट में नहीं कर सकते, तीसरे में ही हो जाता है। तीसरे में क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, इंडिया का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है कमीशन होता है, वो सुप्रीम कोर्ट के जज के अकॉर्डिंग उसका पालन करता है। सुप्रीम कोर्ट के जज की जितनी स्केल मिलती है उतना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को स्केल मिलती है। तो इलेक्शन कमीशन हो गया, चेयरपर्सन एंड हिज मेंबर। तो एक तीन लोग होते हैं ना, एक चीफ होता है, दो अन्य लोग होते
होते हैं, एक चेयरपर्सन भी करेगा, जो चीफ प्रेसिडेंट कमीशन होता है, तो सदस्य उसके होते हैं, तो तीनों की नियुक्ति वही करता है, तीनों की नियुक्ति वही करता है। पांचवें नंबर पर आएंगे अटॉर्नी ऑफ इंडिया, इनकी नियुक्ति करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इनको जानते हैं 76 में है ये, भारत के विधिक अधिकारी होते हैं और सरकार को विधिक मामलों में राय देते हैं। सरकार किसी मुकदमे की सुनवाई यही करते हैं, इसलिए सब बहुत योग्य लोग चुने जाते हैं। फिलहाल योग्य लोग नहीं चुने जाते हैं, किसी को बैठा दिया जाता है, क्योंकि अब गवर्नमेंट क्या करती है, जो प्राइवेट वकील होते हैं, तो इसमें सब ये रहता है कि आप प्राइवेट केस नहीं ले सकते। तो गवर्नमेंट क्या करती है, किसी सामान्य व्यक्ति को बैठा देती है, जिसमें मुकुल रोहतगी है, इस समय इंडिया के मुकुल रोहतगी हैं, जो सरकार का केस देखते हैं, और बीच बीच में एक नाम और था उनका, वो भी होते थे। तो ये सब गवर्नमेंट का केस देखते हैं, उसके बाद शर्तें होती है कि आप प्राइवेट केस नहीं दे सकते हैं, किसी के मर्डर केस नहीं दे सकते हैं। और इनका जो वेतन तय करता है, राष्ट्रपति तय करता है, वो पॉलिटिक्स तय करता है। एक बार पीछे में आया कि इनका वेतन कौन तय करता है, इसको दिया कैसे जाता है, इनका इसको पॉलिटिक्स दिया जाता है। और जितने दिन आप कोर्ट में केस देखेंगे उतने दिन का वेतन पाएंगे आप। इनका बकायदे राष्ट्रपति के थ्रू वेतन दिया जाता है, इसलिए वेतन दिया जाता है इनका। इसलिए जितने भी वकील होते हैं इंडिया लेवल के, सबकी फीस होती है, वेतन नहीं होता है, पेमेंट नहीं होता, फीस होती है। उसको फीस यूज करते हैं। फीस का मतलब क्या है, जितना सर्विस देंगे उतना हम लेंगे। महीने भर आप कोचिंग बनाए तो महीने भर का फीस दीजिए, नहीं बनाए तो नहीं दीजिए। इसलिए उतना फीस लिखा जाता है ओके वकालत कोर्ट में, आपकी फीस कितनी है, मतलब आपका केस कैसा है, कितने दिन चलेगा, उसके अकॉर्डिंग फीस बताइए। तो इनको फीस मिलता है। और हमें लगता है कि किसी से पूछा गया, याद नहीं किसी से पूछा गया था, 2017 में पूछा गया था कि इनको कितना वेतन मिलता है, फीस मिलता है, मतलब कि फीस मिलता है, इनको वेतन नहीं मिलता है। तो ये हो गए। अब आते हैं फाइनेंस कमीशन। चेयरपर्सन एंड मेंबर। फाइनेंस कमीशन के ताल्लुक के जो चेयरपर्सन होते हैं, उनके 4-5 सदस्य होते हैं, 5 कमेटी होती है, एक अध्यक्ष होता है, 4 सदस्य होते हैं, उनकी भी नियुक्ति यही करते हैं। ये सब संवैधानिक पदों के लोग हैं नहीं, अभी संवैधानिक पदों के लोग हैं। आगे आते हैं एससी, एसटी, ओबीसी, कमीशन, चेयरपर्सन एंड मेंबर। ओबीसी फिलहाल नहीं था, लेकिन अभी 19 चुनाव के पहले, 24 चुनाव के पहले गवर्नमेंट ने आर्टिकल 360-340 में कहा गया था कि आप ओबीसी आयोग गठित कर सकते हैं। उसमें ऑलरेडी रूल में था कि ओबीसी आयोग गठित कर सकते थे, लेकिन किसी ने किया नहीं था। कि तो उसमें यह था कि ओबीसी के आर्थिक और सामाजिक शैक्षिक विकास के लिए एक आयोग बनाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल कोई बनाया नहीं था, तो 24 के पहले गवर्नमेंट ने इसको एक संवैधानिक दर्जा दे दिया और कहा ठीक है, राष्ट्रपति ओबीसी एससी आयोग गठित करेंगे। तब से यह संवैधानिक दर्जा हो गया। एससी एसटी तो बहुत पहले था, एससी एसटी तो बहुत पहले नेहरू जी ने गठित कर दिया था। उसका ओबीसी के लिए बहुत लंबे समय से मांग चल रही थी, तो मोदी सरकार ने कहा कि इसको एक संवैधानिक पद दे दिया। लैंग्वेज कमीशन, जी कौन सा आर्टिकल में है ये आर्टिकल में नहीं है,
राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उसके बारे में। अब इसको हम जब पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए पीएम हिज कैबिनेट, तो आर्टिकल 74 जब हम पढ़ेंगे तो वहां मिलेगा किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, वहां पढ़ेंगे। स्टेट गवर्नर जब 155 पढ़ेंगे तो वहां होगा कि आज में राज्यपाल होना चाहिए जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। फिर हम इसकी इंग्लिश में डिटेल पढ़ेंगे, यहाँ एक वोटिंग होता है कौन नियुक्त कर रहा है। फिर इनका एक अलग अलग चैप्टर ही है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट चैप्टर ही अलग है। लेकिन सर जी 131 में तो दिया है ना एसटीएफ आयोग वाला प्लेटफॉर्म में, तो आयोग तो है ही, आयोग गठन करने का पावर सरकार को दिया गया। अब जैसे मैंने कहा एससी एसटी के लिए नेहरू जी नहीं बना दिया था, ओबीसी आयोग बना नहीं था, तो मोदी जी ने इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दे दिया, संवैधानिक पद दे दिया। अच्छा, संवैधानिक पद देने का मतलब क्या होता है कि अगर कोई रिकमेंड जारी करता है किसी चीज को लेकर तो सरकार उसको मानने के बाद है, सरकार मानने के बाद है। मतलब एससी एसटी ओबीसी कमीशन बना है, संवैधानिक दर्जा मिल गया, अब कोई निर्णय देता है कि सर ऐसा होना चाहिए, ओबीसी के लिए एससी के लिए ऐसा होना चाहिए, एसटी के लिए ऐसा होना चाहिए, तो वो उस रूल को पार्लियामेंट में रखा जाएगा और फिर उसको लागू करने के लिए सरकार बाध्य होगी। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टी में नहीं है, सलाह कमीशन है, ह्यूमन कमीशन है, वुमेन कमीशन है, ये सलाह दे सकते हैं लेकिन मानने की सरकार बाध्य नहीं है। सरकार बाध्य नहीं मानने के लिए, सलाह दे सकते हैं। आरटीआई है, बोल दिए ठीक है, लेकिन कोई जरूरी नहीं सरकार मान नहीं हो, सरकार झुकेगी नहीं, ठीक है, उसको लगेगा ठीक है, मानते मानते नहीं मानते। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन दर्जा दे दिया गया, उसने सलाह दे दिया, तो फिर आपको मानना पड़ेगा, फिर आपको मानना पड़ेगा, आप कर नहीं सकते। 85 में 84 में 5 में एससी एसटी आयोग ने जब कहा कि गांव लेवल पर खासकर ट्राइब्स एरिया में और एससी एरिया में उनका जो जाति और जाति से सब गाली दी जाती है, तो सताया जाता है, उस समय की बात है। अब तो खैर जमाना खत्म हो गया। खासकर महिलाओं के लिए, एससी एसटी के लिए, तो सरकार को रिकमेंड किया इस पर कुछ कानून बनाइए। राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी, राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने एससी एसटी एक्ट बनाया, एससी एसटी एक्ट 1989 जो एससी एसटी एक्ट चलता है, उसमें 13 कानून थे। मोदी जी ने आए 25 कानून कर दिए। पहले 13 कानून थे, मोदी जी 25 कानून कर दिए। अब 25 पहले क्या था कि किसी एससी का घर फूंक दीजिए, एसटी का घर फूंक दीजिए, किसी को मार दीजिए, किसी को जला दीजिए, तो कानून बनेगा। मोदी ने यहाँ तक लिख दिया कि अगर गाली तक आप दे देते हैं किसी एससी को, किसी को, तो वो भी उस एक्ट को लगा सकता है, उसको करना पड़ेगा। क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम था, इसने लिख के दिया, राजीव गांधी गवर्नमेंट को लिख के दिया, राजीव गांधी गवर्नमेंट ने सारा डॉक्यूमेंट बना के पास कर दिया। तो बहुत समय से ओबीसी आयोग की बात चल रही थी कि ओबीसी को भी कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया जाए। अब बहुत समय तक नहीं टाल, बहुत से टाल रहे थे। जब 24 का चुनाव आया उसके पहले मोदी जी को लगा बिहार वाला मामला उठा। सर एसटी एसटीएफ जब्त जो है उसे छोटा बताया जा रहा है, जो भी है तो एसटी एक्ट वाले नहीं, अब ये ऐसा नहीं कर सकते हैं, जो भी ओबीसी है उनको भी नहीं, किसी को गलत फंसाना, किसी को गलत लागू करना। देखो, कानून के दो पक्ष होते हैं, मिसयूज हो सकता कर सकते हैं, लेकिन कानून गलत नहीं कर सकते हैं। अगर वो एक्ट नहीं आया होता इंडिया में, राजीव गांधी गवर्नमेंट ने लाई होती, तो शायद गांव में एससीओ एसटीओ के लिए जो शोषण था, खासकर गांव लेवल पे जातीय शोषण था, वो काफी हद तक था, उसने कल कंट्रोल भी हुआ। उसमें सबसे बड़ा कारण था कि दो चीजें हैं, एक परंपरा जो सदियों से चली आ रही थी उसको निभा रहे थे, एक परंपरा, और दूसरा राजनीतिक कारण होना भी, जाति कारण, राजनीतिक कारण होना। इंडिया जो हमारा है एक ऐसा देश है जहाँ जाति व्यवस्था बड़ी मजबूती से है, जाति व्यवस्था बड़ी मजबूती से है, कई हजार वर्षों से है, कई हजार वर्षों से। इस व्यवस्था से बाहर निकलना आसान नहीं था। इस व्यवस्था में यहाँ जात का सब्जी कौन बनाए हैं
बनाया किसी ने नहीं है। कौन बनाया? अंग्रेज बनाया। नहीं नहीं, अंग्रेज क्या बनाया? जिससे पहले हमारे यहाँ था, वेदों में हमारे यहाँ सबसे पहले वेद लिखे गए वेदों में है हमारे यहाँ। तो हम लोग तो कहते हैं कि ब्राह्मण ने बनाया है। आप व्यक्तिगत किसी को नहीं कह सकते, इंडिविजुअल किसी को जाति नाम नहीं दे सकते हैं, यही जाति व्यवस्था है, इंडिविजुअल किसी को नहीं कह सकते हैं। उस व्यवस्था में जैसे आज संविधान लिखा जाता है, अब जो पावर में है, जो पावर में है वो ये लिख दे, जैसे मान लीजिए सोशल मीडिया है, आधुनिकीकरण है, लोग पढ़े लिखे हैं, अगर कोई चीज लिखते तो विरोध हो जाता है, कोई चीज अब लिखते तो विरोध हो जाता है। उस समय क्या था, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, जो पावर में थे उन्होंने अपने लोगों को सेव करने के लिए ऐसी व्यवस्था बना दी कि हमारे बच्चे, हमारे आने वाली पीढ़ी हमेशा सेफ रहे। और जब आप वहां पर गए कि हमको भी ये पद चाहिए, तो क्या देखिए किताब में लिखा हुआ कि हमें तो बस मिलेगा, तुमको नहीं मिलेगा, और राजा बाबा लिख दिए थे। अब वो परंपरा के खिलाफ बगावत करने की क्षमता देश में कई लोगों ने बगावत किया, लेकिन उससे सफल नहीं रहा। अगर जाति व्यवस्था इंडिया में जिंदा रही तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण रहा कि एजुकेशन हमारे यहाँ नहीं रहा। एजुकेशन हमारे यहाँ नहीं रहा। जैसे जैसे एजुकेशन मेंटेन हो रहा है, आज एजुकेशन हाई लेवल पर मेंटेन हो रहा है, जैसे जैसे एजुकेशन मेंटेन हो रहा है, चीजें धीमे धीमे खत्म हो रही है, धीमे धीमे खत्म हो रही है। SC/ST एक्ट जो राजीव गांधी सरकार लेके आई, ये पहले आ गया होता, आजादी के समय लागू कर दिया गया होता, तो शायद ये चीजें वही समय खत्म हो जाती, लोग डर जाते हैं। लेकिन चूंकि लेट में लाए, प्रभाव उसका अब दिख रहा है। नो डाउट उसका प्रभाव बहुत है देश में। अगर ये नहीं आया होता तो आप, हमें लगता है गाँव में आज भी विवाद होते हैं। इक्वलिटी तो धीमे धीमे आ ही रही है। अरे SC/ST से ज्यादा इक्वलिटी अगर किसी ने लाया इंडिया में तो पंचायत चुनाव में लाया। 93 में जब पंचायत चुनाव का इलेक्शन प्रणाली बनाया गया, रोटेशनल प्रणाली में हर व्यक्ति को एक बार, हर वर्ग को एक बार सीट मिलेगी पंचायत चुनाव लड़ने का, लाया गया नहीं लाया गया? 5 साल लगे, 5 साल। पंचायत चुनाव तक जटिल हो गया कि गांव के जो लोग जातिवादी थे वो चुनाव लड़ते थे। अब उनको लगा कि हम तभी चुनाव जीतेंगे जब हर सबका वोट हमको मिलेगा, सबको वोट मिलेगा तभी चुनाव जीतेंगे। तो जाति व्यवस्था में ध्वस्त हो गई। अब गांव में खान पान रहन सहन सबके साथ हो गया। सबसे बड़ी भूमिका पंचायत चुनाव में निभाई, सबसे बड़ी भूमिका पंचायत चुनाव में। और पंचायत चुनाव में जहाँ वोट का वैल्यू बढ़ा, तहाँ जाति धीरे धीरे कंट्रोल होने लगी। आपको SC का भी वोट चाहिए, OBC का भी वोट चाहिए, सबका वोट चाहिए, तो आपको उसमें खाने जाना पड़ेगा। हम जातिवादी हैं, मेरे बगल में चुनाव लड़ रहा है, मेरे जात का है, तो वो SC के खाने जा रहा है, तो वोट मिल गया तो हम भी खाने पहुंच गए, हम भी अपने घर बुलाएंगे। भाई वोट मिलता है, हम भी उसके घर बुलाएंगे, जाति व्यवस्था ध्वस्त हो गई। अब कोई मामला हो रहा था, हम भी मुद्दा उठा रहे हैं, मैं मुद्दा उठाएंगे तो हम वोट बैंक खो देंगे, वोट बैंक खो देंगे। तो पंचायत चुनाव 93 में जो लागू किया गया, पंचायत प्रणाली लाई गई, उसने काफी कंट्रोल किया इसको, और एजुकेशन ने भी काफी कंट्रोल किया। कुल देखिए एजुकेशन सिस्टम काफी कंट्रोल हुआ, एजुकेशन से जाति व्यवस्था, शैक्षिक व्यवस्था काफी कंट्रोल हुई। और जब से सोशल मीडिया आया, इसने तो काफी हद तक खत्म कर दिया। सोशल मीडिया ने काफी हद तक खत्म किया। मुझे आज भी याद है कि मुकेश अंबानी 4G जब लॉन्च कर रहे थे मुंबई से, हम लोग उनका माहौल सुन रहे थे, तो उन्होंने कहा था ये चौथी क्रांति है। 3 क्रांतियां हो गई थी वर्ल्ड में। क्रांतियां का मतलब क्या होता है? जब चीजें टूटते बदलती हैं। लोहे की खोज हुई, जब इंसान ने लोहे को खोजा, इंसान के पास ताकत आ गई। किसके लिए? शिकार करने की ताकत, जमीन को खेती करने की ताकत किसने दिया? लोहे ने दिया। भाई शिकार लकड़ी से करते थे, पत्थर से करते थे, जानवर नहीं मरते, जानवर मजबूत होते थे। जब उन्होंने लोहा पाया, खोजा, तो जानवर आसानी से मार सकते थे, मानव मजबूत हो गया, खेती आसानी से कर सकते थे। हम उस जमीन पे भी खेती कर सकते थे, जमीन बहुत कठोर हो। तो लौह युग पहली क्रांति थी। शहर मानव इकाई शहरों में एकत्र बसी, शहरीकरण आया, दूसरी क्रांति थी। पहिए की खोज ने दुनिया को छोटा कर दिया। हर कोई जाने लगा जब पहिए की खोज हुई, पहिए का खोज हुआ। आज पहिया जाता हम यहाँ कैसे आते हैं? कोई बम्बई से चला जा रहा है, पहिए की खोज थी। ये क्रांतियां हैं।
है पहिया, लेकिन एक क्रांति है जो दुनिया पे कर दे। हम यहाँ रहते हैं, वहाँ रहते कौन किस जाता है, कौन जाएगा पैदल? सोशल मीडिया जब आया तब मुकेश अंबानी ने कहा ये चौथी क्रांति है, ये इंसान को ऐसा बदलेगी कि दुनिया के बड़े बड़े कानून नहीं बदल पाए। सबके अंदर डर पैदा हुआ, सबके अंदर सुरक्षा की भावना आ गई कि कुछ करेंगे वीडियो बन जाएगा, सब कानून का पालन करने लगे, हर कोई कैमरे नजर में आ गया, और जो छोटी मोटी बुराइयां थी वो भी मोबाइल के माध्यम से खत्म हो गई। जैसे हमारे देश में गंदगी बहुत बड़ी समस्या थी, नो डाउट गंदगी बहुत बड़ी समस्या थी, इसको किसने खत्म किया? सोशल मीडिया ने खत्म किया, सोशल मीडिया ने खत्म किया। अंधविश्वास बहुत बड़ी समस्या थी, सोशल मीडिया पर अंधविश्वास लेके बड़े पैमाने पर आंदोलन चलाए जा रहे हैं। जैसे कोई अंधविश्वास वाला काम करता है तो उसका मजाक करना शुरू कर देते हैं, ये धीमे धीमे धर्म को नए तरीके से कर रहा है। तो उसने कहा था चौथी क्रांति है। सारे पॉलिटिशियन, सारे अधिकारी दबाव में आ जाते हैं जब मोबाइल खुलता है, अधिकारी डरता है कि वीडियो न बना ले। वो बहुत बड़ी बात को हमारे निकाला था, चौथी क्रांति है, इंडिया को इस मुकाम पर लेकर पहुंचा देगी जहाँ बड़े बड़े नेता नहीं पहुंचा पाए, और हो रहा है, हो रहा है। फिलहाल हमारा विषय नहीं है, वो सोशल इशू का विषय है। तो ये सुप्रीम कोर्ट करते हैं, स्टेट गवर्नर करते हैं, क्या करते हैं, एक चीज और अच्छा हो गया नहीं, इतना नहीं, कंस्टिट्यूशन पार्टी कितने नहीं, 8 लोग, 5 लोग हैं। उपराष्ट्रपति नियुक्ति नहीं करता, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नियुक्ति नहीं करता, अपॉइंटमेंट नहीं करता। अपॉइंटमेंट तो उसी का करेगा जो उसके सामने शपथ लेगा। उपराष्ट्रपति शपथ वही दिलाता, लेकिन उपराष्ट्रपति की नियुक्ति उसका हाथ नहीं करता, और चुनाव के माध्यम से होता है, चुनाव के माध्यम से होता है, उपराष्ट्रपति नहीं आता। इतना ही लोग आते हैं, तो इतने लोग आते हैं। ये हो गया अपने कंस्टिट्यूशन बॉडी में जो संवैधानिक पदों पे हैं, क्योंकि अक्सर पेपर में आता पीसीएस में कि संवैधानिक पदों पर नियुक्ति किसकी नहीं करता, ऐसा नाम लिख देगा, एक ऐसा डाल देगा कि संवैधानिक पदों पर नहीं करता। जैसे जिला कमीशन, एक चीज और छूट गया इसमें, हम सोच ही रहे थे, यूपीएससी एंड मेंबर, संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष सदस्य होते हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। हाँ यार 15 मिनट 16 312 शुरू होता है, 30 में करता है, उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। 318 में जो है पीसीएस राज्य लोक सेवा आयोग, उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और मैं दिमाग सुधर जा गया, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। चश्मा धुंधला हो जा रहा है, चश्मा धुंधला हो जा रहा है, दिख नहीं रहा है। तो ये हो गया। अब इसमें संविधान कमीशन है, इनके जो मेंबर हैं इनके मेंबर हैं और चेयरपर्सन इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लेकिन ये कंस्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, संवैधानिक पद नहीं है, लेकिन नियुक्ति वही करेगा। ह्यूमन कमीशन, इसके जो भी चेयरपर्सन मेंबर है, मानवाधिकार आयोग, अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति वही करता है, लेकिन ये संविधान के पद पे नहीं है। वोमेन कमीशन, महिला आयोग की नियुक्ति करता है। नहीं, वो राष्ट्रपति करता है, महिला आयोग करता है, अध्यक्ष और नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वो संविधान में नहीं, गैर संवैधानिक में का नाम, ये कंस्टिट्यूशनल बॉडी में है, ये लिखा हुआ है कि आपको करना है। ये समय समय तक बनाए जाते हैं, विधिक है, ये संविधान के कार्य नहीं आते। इसी को क्या करता है, जो पीछे पेपर किसी को किसी भी डाल देगा,
इसी में से किसी एक डाल देगा, 3 इसको निकालेगा, तो 3 नहीं निकालेगा, तो इसको डाल देगा। कि कौन संवैधानिक पद है, कौन नहीं है, ये कह रहे हैं। क्या नाम उसका है, आरटीआई को सूचना अधिकार, सूचना आयोग के लिए क्या है? नहीं, वो आरटीआई तो है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, उस कमीशन का पूरा नाम क्या है? सूचना और नीति में क्या कहते हैं? ये तो मंत्रालय हो गया, उसका प्रधान मंत्रालय हो गया, उसके लिए दिमाग में राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन उसका एक्ट है। उसका जो चेयरपर्सन होता है वो क्या होता है, उसका जो कमीशन होता है क्या बोलते हैं? कहाँ चला गया? देख ही लेते हैं बोलो से बोल रहे हैं। सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग, आरटीआई का एक है ना, उसका रूल है ना। सेंट्रल सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, वो दिमाग उतर गया था, उसको मैंने लिखा नहीं था। एक है माइनॉरिटी, माइनॉरिटी कमीशन अल्पसंख्यक आयोग, उसकी भी नियुक्ति करता है। ये सब संवैधानिक पद है, गैर संवैधानिक पद है, गैर संवैधानिक पद है। तो ये गैर संवैधानिक है, ये संवैधानिक है, ये सबकी नियुक्ति वही करता है, राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है। और एक ही जान लीजिए, इसमें जितने लोगों की नियुक्ति ये करता है, जितने भी लोग हैं, वो इस्तीफा भी राष्ट्रपति को ही देंगे। ये सीधे याद कर लीजिएगा, जिनकी नियुक्ति जो करेगा इस्तीफा भी स्वीकार करेगा, इस्तीफा भी वही स्वीकार करेगा। भाई हम नियुक्त हम कर रहे हैं, इस्तीफा दूसरे ने देंगे, तो वेतन हमसे ले रहे हैं, हमारे इस्तीफा भी हमें देंगे। इसमें जो ये होते ही होगा। इसके सिवा राष्ट्रपति को कुछ विशेष पावर दिए गए हैं, इसमें उनकी इंडिविजुअल पावर है कुछ मामलों में। फिलहाल अगर कहा जाए तो सिर्फ 4 राष्ट्रपति इंडिया के हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, APJ अब्दुल कलाम और प्रणब मुखर्जी। 4 राष्ट्रपति ऐसे रहे हैं जो उस पावर का यूज किए हैं, निषेध का यूज किए हैं। इसके सिवा इंडिया में किसी भी राष्ट्रपति का इतना पावर नहीं है कि उस पावर का यूज कर ले। उस पावर का यूज ये है, 78 में, आर्टिकल 78 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को कैबिनेट या उसका प्रमुख PM सभी मामलों की सूचना देगा, देश के सभी मामलों की सूचना देगा। और डेमोक्रेटिक पावर में जो लिखा गया था, डेमोक्रेटिक में ये कहा गया
जब विदेश जाएंगे तो राष्ट्रपति से मिलके जाना है, राष्ट्रपति से पहले मिलना है आगे। ये 78 में बकायदे लिखा हुआ है कि सभी मामलों की सूचना प्राप्त कर सकता है, उसका अधिकार राइट्स है, वो प्राप्त कर सकता है। प्रधानमंत्री विदेश गए, जब वहां से आए तो एक प्रोटोकॉल के तहत राष्ट्रपति के पास जाना पड़ेगा कि सर मैं गया था, ये मैंने समझौता किया, उद्देश्य से हमारा मामला था, ये चीजें थी, जो भी डिस्कसिंग करना करेंगे। डिप्लोमेटिक पावर में भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर में भी है। लेकिन कह रहे हैं तो राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, प्रणब मुखर्जी और आपके कलाम साहब, इनको छोड़कर किसी राष्ट्रपति की इतनी औकात नहीं इंडिया में रही कि पीएमओ से पीएम से ये कह दे कि तुम कहाँ गए थे। शायद कह दें दूसरे दिन बीमारी का भारत का इस्तीफा ले लें। अगर कह दें बीमारी का इस्तीफा लेने तो कल उसे इंडिया में ऐसे राष्ट्रपति बनाए गए हैं जिनका कोई वजूद नहीं है। जैसे एक राष्ट्रपति रही इंडिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी पाटिल। इनका सिर्फ इतना योगदान था कि इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद सोनिया गांधी को उन्होंने संभाला। ये गांधी परिवार की नौकर थी और राहुल गांधी को उन्होंने पाला। बस इतना योगदान ही निकाला। प्रतिभा देवी पाटिल से कितना योगदान था। उसका पुरस्कार क्या मिला कि बुढ़ापा में वो राष्ट्रपति बने। इससे कोई योगदान नहीं था उनका। ये नागपुर यूनिवर्सिटी की डांस में हमारे स्कूल है आर्ट का, उसमें उसकी डिग्री थी, आर्ट की डिग्री थी, डांस की डिग्री थी उनकी। जिस नागपुर यूनिवर्सिटी में आर्ट की डिग्री हुई थी उसी में माधुरी भी पढ़ती थी, माधुरी दीक्षित भी। उनकी माता भी उसकी टीचर थी। माधुरी दीक्षित की भी माता उसी की टीचर थी। उस बहुत बड़ा स्कूल है वहाँ का। वहाँ पर ये प्रतिभा देवी पाटिल डांस टीचर थी, मतलब डांस की पढ़ी थी। और फिर वहीं से पता नहीं कैसे जुगाड़ का गांधी परिवार में होगा। और राहुल गांधी से जो घूम रहे तो बाली थी, बुढ़ापा आ गया। तभी राष्ट्रपति कलाम साहब जब कार्यकाल पूरा हो गया कलाम साहब का, तो किसको राष्ट्रपति बनाया जाए, कलाम साहब को हटाओ, इसको बुला लेते हैं, मना करो, इमेज गिर जाएगी हमारी, तो कहीं इनको बना दिया जाए। अब वो बेचारे कभी भी इतनी हिम्मत उनकी नहीं हुई कि मनमोहन सिंह के सामने, सोनिया जी के सामने खड़ा हो सके। आर्टिकल 78 में है कि आप बुला सकते हैं। इसलिए इंडिया में उम्र राष्ट्रपति ऐसे ही बनाए गए कि प्रधानमंत्री जो बोले वही होता है। ज्ञानी जैन सिंह राष्ट्रपति बने और पंजाब में एक मामला था, इंदिरा जी का दौरा था और इंदिरा जी जा रहे थे, जैसे वो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो एरिया है, तो 14 फरवरी 13 फरवरी को हुआ है 13 फरवरी को, तो वहाँ पर नियम में प्रधानमंत्री की जाती है, उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री होता है, उत्तर प्रदेश होता है, उस कमेटी का प्रधानमंत्री होता है। तो ज्ञानी जैन सिंह को बुलाया गया था। तो ज्ञानी जैन सिंह उसमें बैठे हुए थे कुर्सी मतलब मंच पे। इंदिरा गांधी जैसे कार से उतरी तो सब लोग खड़े हो गए, पीएम है, तो ज्ञानी जैन सिंह भी खड़े हो गए। तो पीछे से उनके सेक्रेटरी ने कहा कि सर आप राष्ट्रपति हैं, प्रोटोकॉल में खड़ा नहीं हो सकते, आप बैठ जाइए। ये तब तक मीडिया ने फोटो खींच लिया था कि बताओ प्रधानमंत्री सामने राष्ट्रपति खड़ा हो रहा है। मतलब उनके हिफाजत में इंदिरा गांधी का ये भी खड़े हो गए, क्योंकि को नहीं खड़ा होने चाहिए। ये भी खड़े हुए, बाद में सचिव ने कहा ये सर क्या कर रहे हैं, आप तो राष्ट्रपति हैं, तो बैठे रहिए। तो बेचारे वो बैठे, गांधी सिंह को राष्ट्रपति बनाया गया। इस तरह की चीजें लोग बना, जैसे इस समय मुर्मू साहब है, द्रौपदी मुर्मू, उनकी कोई औकात नहीं है। सांथल आदिवासी हैं, सांथल जाते हैं, सांथल ट्राइब होता है, सांथल परगना है आपका, कोई आदिवासी हैं। इसके पहले राज्यपाल नहीं है, झारखंड के राज्यपाल नहीं है, रहने वाली उड़ीसा की हैं। और पीएम साहब ने मोदी जी ने मतलब जनजाति से आती है सांथल परगना है, उसी लेके सांथल परगना जिला झारखंड का है और थोड़ा सा उससे उड़ीसा लगता है। तो सांथल परगना में सांथल जनजाति है। और ये मंदिर थी जिसको अपने रामपुर को मोदी जी ने बैठा दिया, जो हम कहेंगे वही होगा, जो हम कहेंगे वही होगा। तो इस तरह से चीजें हो जाता है। और उसमें देखिए कि जैसे कि अब उन्होंने पूछा था
और के आर नारायणन और राधाकृष्णन दो वैसे राष्ट्रपति इंडिया के रहे हैं जो विदेशों के राजदूत का पद पर रहे हैं। 2008 का क्वेश्चन है ये, आज इसका क्वेश्चन है। दो राष्ट्रपति राधाकृष्णन भी ऐसे राजदूत रहे हैं और के नारायण भी राजदूत रहे हैं। और राधाकृष्णन का एक खास दौर है, यूजीसी के चेयरमैन रहे हैं। जब पहली बार यूजीसी का गठन हुआ था तो पहले चेयरमैन राधाकृष्णन ही बने थे। ये इंडिविजुअल क्वेश्चन पीछे में करके उठा लेता है, राधाकृष्णन नहीं बने थे। और यूजीसी के गठन में भी इनकी आजादी बड़ी भूमिका थी। और इनको दार्शनिक राष्ट्रपति भी कहा जाता है, पढ़े होंगे कहीं। राधाकृष्णन को दार्शनिक राष्ट्रपति कहा जाता है, ये पीछे में आता है, दार्शनिक राष्ट्रपति कहा जाता है क्योंकि दर्शन में भी कई किताबें लिखी हैं, फिलॉसफी की कई किताबें हैं और इनको दार्शनिक राष्ट्रपति भी कहा जाता है। के नारायणन इनके पहले ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं और के नारायणन पहले दलित राष्ट्रपति भी रहे हैं। पहले दलित राष्ट्रपति के नारायण रहे हैं और पहले आदिवासी ट्राइब द्रौपदी मुर्मू रहे हैं। दूसरे दलित राष्ट्रपति कौन रहे हैं? दूसरे दलित राष्ट्रपति कौन रहे हैं? कोविंद। कानपुर कहते हैं रामकुमार कोविंद, ये दलित दूसरे राष्ट्रपति रहे हैं। पहली महिला उनकी पार्टी रही है, सेकंड ईयर रही है। तो इस तरह से राष्ट्रपतियों का अपना कार्यकाल रहा है और रहा है। क्या नारायण के बारे में पूछा था, हमें याद है आज में कि उसमें पहले राजदूत कहाँ नियुक्त किए गए थे? वो पहले राजदूत रशिया के नियुक्त किए गए थे। राधाकृष्णन पहले राष्ट्रपति रशिया के नियुक्त किए गए थे। आज मुझे याद है पूछा था, एक बार फिर पीछे से रिपीट किया था क्वेश्चन और उनको हटा करके नेहरू जी की बहन विजयलक्ष्मी पंडित को नियुक्त किया गया। जब राष्ट्रपति के लिए नामित किए गए, राष्ट्रपति नामित किए गए, तो फिर इनको हटा करके उनकी बहन को नियुक्त किया गया था। नेहरू जी की बहन थी विजयलक्ष्मी पंडित, उनको नियुक्त किया गया था। तो ये राष्ट्रपतियों का जो डाटा है उसको देख लीजिएगा, फिर आप भेद देख के स्पेशल देख लीजिएगा उसमें। अब ये पावर आपको मालूम होंगे तो 78 में कहा गया है, 78 में कहा गया है, 94 का क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से या उसकी कैबिनेट से हर मामले की जानकारी सूचना प्राप्त करने का अधिकार रखता है। किसी भी मामले की सूचना प्राप्त करने का अधिकार रखता है, तो इंटरनल हो एक्सटर्नल। इंटरनल देश के अंदर जो हो रहा है, एक्सटर्नल जो बाहर हो रहा है वो लगता है। लेकिन फिलहाल होता नहीं है, 2-4 बार में होता नहीं है। कभी कभी हम लोग छोटे थे तो छोटे भी प्रमुखाजी राष्ट्रपति थे, तो मैं कभी कभी फोटो आता था वीडियो में राष्ट्रपति के जो मुगल गार्डन है, मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन में, तो आप बैठ के मनमोहन सिंह या मोदी प्रमुख से चर्चा करते रहते थे। दूर से कैमरा खींचा जाता था कि मतलब चर्चा हो रही, राष्ट्रपति के साथ चर्चा हो रही। प्रमुखाजी को थोड़ा बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, बहुत हाई फाई प्रोफाइल पढ़े लिखे व्यक्ति, प्रोफेसर भी लंबे समय रहे हैं, तो उनको चीजें पता थी, अनुभवी थे, तो बुला लेते थे। मोदी को भी जब तक 2-3 साल कार्यकाल में मोदी कार्यकाल बनाया था, मोदी को भी बुला लिए थे 2-3 बार में कि नहीं हमको समझाइए आप कैसे कर रहे हैं। वियतनाम का मुद्दा तो उस पर चाइना को लेकर तो उन्होंने तलब कर लिया था मोदी जी को कि आप हमको बताइए कि कैसे क्या मुद्दा है, क्या कर रहे हैं आप। तो कभी भी दिखाता था कि राष्ट्रपति भवन में तो मुगल गार्डन है, उसमें बैठ के हमेशा मीटिंग करते रहते थे। लेकिन फिलहाल अब नहीं फोटो आता है किसी राष्ट्रपति का, क्योंकि राष्ट्रपति इतने बुद्धिमान नहीं है। देश के राष्ट्रपति इतने बुद्धिमान है कि पीएमओ को तलब करें, उनके तो एक दूसरे का राष्ट्रपति बन गए, उन्हें उनके लिए काफी लगी। फिलहाल एक है आर्टिकल 160 में कहा गया है कि राष्ट्रपति आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन कर सकता है। राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन कर सकता है, ये कहा गया है कि अगर किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति नहीं हो पा रही है, राज्यपाल नहीं है, तो ऐसी अवस्था में सारे कार्य किसके थ्रू होंगे? राष्ट्रपति के पास होंगे, राष्ट्रपति के पास होंगे। फिलहाल 160 का प्रयोग अभी इंडिया में कहीं किया नहीं गया है। 160 का अनुच्छेद 160 का प्रयोग इंडिया नहीं किया गया है। हमेशा राज्यपाल भेज दिए जाते हैं, राज्यपाल भेज दिए जाते हैं। लेकिन फिर ये पावर है कि अगर राज्यपाल नहीं है तो पावर क्या करेगा? दूसरा पॉइंट है, जिस राज्यों में राज्य लोकसभा का गठन नहीं हो पाया या हमारे राज्य लोकसभा आयोग 2 राज्यों का काम संभालना है। मान लीजिए उत्तराखंड का अलग हुआ, उत्तराखंड राज्य
राज्य लोक स्वायत्त गठन नहीं कर पाया। तो अब उसका कार्यभार कौन देखेगा, वहाँ की भर्ती कौन निकालेगा, मान लीजिए कौन निकालेगा। तो यहाँ के राज्यपाल पास पावर नहीं है, यहाँ का राज्यपाल क्या करेगा, लिख के दे देगा, वहाँ का राज्यपाल लिख के दे देगा दोनों के राष्ट्रपति को कि सर आप कोई ला दीजिए हमको कि हमारी भर्ती कैसे करेंगे। तो या तो राष्ट्रपति सब लोग स्वायत्त को सौंप सकता है, या तो दो राज्यों को संयुक्त करके एक राज्य लोक स्वायत्त बना सकता है, कोई एक संयुक्त राज्य लोक स्वायत्त बना सकता है। ये भी क्लियर हुआ नहीं है, ये सब संयुक्त लोक स्वायत्त ने कहीं बना नहीं है, इसके पास पावर है। या कभी कभी किसी राज्य लोक स्वायत्त की पावर को छीन करके संघ लोक स्वायत्त को सौंप सकता है, संघ लोक स्वायत्त को छीन दे सकता है। ये आकस्मिक परिस्थितियों में होता है, ऐसा बनाया गया है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ये है, हाँ एक चीज और है, आर्टिकल 263 इसको बोलते हैं इंडियन स्टेट काउंसिल। अंतरराज्यीय परिषद, अंतरराज्यीय परिषद क्या होता है, इसका गठन बहुत बाद में हुआ, 1990 में हुआ। अंतरराज्यीय परिषद क्या होता है, राज्यों के बीच आपसी सहमत बने रहे। इंडिया में 28 राज्य हैं और पहले तो 14 ही राज्य थे, बाद में इतना डिवाइडेशन था, झगड़ा होता था, बवाल होता कि 28 राज्य हो गए। अगर सरकार उस पर मनमोहन सिंह गवर्नमेंट एक प्रस्ताव लेके आई, प्रस्ताव वाजपेयी जी लेके आए थे, मनमोहन सिंह लेके नहीं आए थे। वाजपेयी जी ने कहा कि अब राज्यों का अलग बिखराव नहीं होगा। जब झारखंड छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड अलग हुआ सन 2000 में, फिर वाजपेयी गवर्नमेंट ने कहा अब राज्यों का गठन अलग नहीं किया जाएगा। जैसे तीनों राज्यों का अलग हुआ, तीन राज्य हर राज्य बोले कि हमको अलग करो, हमको अलग करो, और क्षेत्रीय पार्टियां बड़े पैमाने पैदा हो गए इसको लेकर के, मुद्दा बनाने लगे। पूर्वांचल में भी आता था, पूर्वांचल राज्य मांग कर अलग करने की मांग हो गई थी, सब नक्शा भी बना दिए थे कि जिला हो गया। अभी एक राष्ट्रपति का है, आर्टिकल 3 के तहत राष्ट्रपति करेगा, लेकिन इनका पहले ही नक्शा बना दिखा देते थे, ये जिला से में जाएगा, वो जिला से में जाएगा, सब बगावत करने लगे। सब कोई कहा विदर्भ चाहिए, विदर्भ महाराष्ट्र में विदर्भ बना दीजिए, महाराष्ट्र को 3 भाग में तोड़ने के लिए बोल दिए, विदर्भ, मराठवाड़ा और महाराष्ट्र। यूपी को 3 भागों में तोड़ने के बाद बोल दिए 4 भागों में, मैप भी बन गया। ये जगह सबसे जगह कहाँ फंसा पूरे इंडिया में, आंध्र प्रदेश को लेकर के। जब वाजपेयी जी गवर्नमेंट ने कहा कि राज्य नहीं अलग किए जाएंगे, लेकिन आंध्र प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पर आंदोलन हो गए तेलंगाना को लेकर के, और इतने बड़े पैमाने पर आंदोलन हुआ कि अंत में मनमोहन सिंह गवर्नमेंट को तेलंगाना अलग करना ही पड़ा, और वाजपेयी जी के रूल को पलटना ही पड़ा। तो ये चीजें क्या करें, इसके लिए एक रास्ता दिया गया था कि इंटर स्टेट काउंसिल बनाए थे राष्ट्रपति, और जो राज्य आपसी सहमति से विवाद कोई सा मुद्दा है जो विवाद का हो, उसके माध्यम से वहां सुलझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इंडिया में क्या है कि नदियां, खत्म पानी। आर्टिकल 260 नेशनल सेंट्रल वाटर कमीशन, केंद्रीय जल आयोग बनाने का पावर राष्ट्रपति के पास है। सेंट्रल वाटर कमीशन बनाने का पावर राष्ट्रपति के पास है। इसमें क्या है, इंडिया की नदियां के राज्यों से भरती हैं। कई बार आ जाता है बोलते कि जबरदस्ती पानी छोड़ दिए, हमें बिहार बंगाल में होता है, बिहार बंगाल में झगड़ा होता है कोसी को लेकर के, गंगा को, फारका बराज को लेकर के। जब पानी भर जाता है, पानी छोड़ दिया जाता है, बिहार बंगाल डूब जाता है। बंगाल वाले कहते हैं बिहार जबरदस्ती छोड़ा है, हमारे पास सब्जी खेती नुकसान हो गया, हमारी खेती नुकसान हो गया। अच्छा सूखा पड़ जाता है तो कहते हैं पनिया नहीं छोड़ रहे हैं, पनिया नहीं छोड़ रहे हैं। इसके लिए बकायदा उसी समय सेंट्रल वाटर कमीशन बनाने के बाद आर्टिकल 260 में कहा गया है। सबसे पहला आंदोलन होता है कि कावेरी को लेकर के, कावेरी कृष्णा नदी से विवाद होता है,
13 में आया भी था, 13 में कावेरी कृष्णा को लेकर के कावेरी नदी बहती 4 राज्यों से, उसका पानी केरला यूज करता है, उसका पानी तमिलनाडु यूज करता है, उसका पानी आंध्र यूज करता है, उसका पानी सब पांडिचेरी में जाता है, जो बॉर्डर एरिया है। तमिलनाडु कहता है कि पूरा पानी हम यूज करेंगे, तो केरला का दाम सूखे पड़ जाएंगे। कर्नाटक का उसका हमारी हस्ती गलती है तो हम यूज करेंगे। तो हमेशा कभी कभी इतने हिस्से अब तो खैर कंट्रोल हो गया ना, इतने बड़े हिंसा हो जाते थे कि आपस में लड़ जाते थे सब, और लड़ते के साथ मतलब लड़ने के साथ साथ कई लोग मर जाते थे। इतना आसान नहीं था। हमारे यहाँ यूपी के बॉर्डर एरिया पर इसको पंचनद बोलते हैं झारखंड के चंबल में पंचनद, एक जिला महू एमपी में हम वहाँ गए हैं, वहाँ 5 नदियाँ मिलती हैं, केन मिलती है, सिंध मिलती है, काली सिंध मिलती है, चंबल मिलती है, और 2 झील नदी और 5 नदियाँ मिलती हैं, उसको पंचनद बोला जाता है। बेतवा मिलती है, 5 नदियाँ मिलती है, वहाँ से नदी मिलती है, उसको पंचनद बोला जाता है। उसको लेके विवाद हमेशा एमपी यूपी राजस्थान को लेकर रहा है, एमपी यूपी राजस्थान को लेकर रहा है, इसका पानी क्यों यूज करेगा। तो इसीलिए संविधान में कहा गया कि आप सेंट्रल वाटर कमीशन बनाइए, सेंट्रल वाटर कमीशन बनाइए और मामले को सुलझाइए। और तुम्हें कल आपको से मैं दिमाग में सुना गया था, कोर्ट ट्रिब्यूनल आर्टिकल 323 ए ये ट्रिब्यूनल था, जो मैंने कहा बोला ना कि जहां न्यायाधीश नहीं बैठते हैं लेकिन फैसला न्याय के कारण होता है, उसको बोलते हैं अर्ध न्याय संस्था, मतलब उसको बोलते पॉलिटिक जुडिशियल, जिसको बोलते हैं ट्रिब्यूनल। मुझे कंफ्यूज हो रहा है। इंटर स्टेट काउंसिल में ये सेंट्रल वाटर काउंसिल में कहा गया कि अब कोर्ट में मत आइए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारे पास मत आइए, पानी झोल लेंगे, आप ट्रिब्यूनल बना लीजिए। उसमें राज्यों के मुख्यमंत्री रहेंगे, केंद्रीय जल आयोग के सचिव रहेंगे और सरकार का कोई इंजीनियर रहेगा, जो कास्ट में इंजीनियर रहेगा, आपस में सुधार करेगा। लेकिन सारे मामले राष्ट्रपति के थ्रू होने चाहिए, चलेगा तो सारे मामले राष्ट्रपति के थ्रू होना चाहिए, राज्यों में कोई झगड़ा ना हो। असफल झगड़ा क्या होता है, नासिक को लेकर के, और आपका सफल झगड़ा तो उसमें तीस्ता को लेकर के है, तीस्ता सिक्किम को लेकर, बंगाल को लेकर के विवाद होता है। तीस्ता नदी एक सहायक नदी है, सांगपो नहीं, तीस्ता के साथ है, सांगपो छोटी सी नदी है, जो दार्जिलिंग की चाय के बागान है, दार्जिलिंग के बागान है, मेरे पास तो फोटो भेजे बना था, मैं देखा आपको। वो नदी क्या करती है, चाय दार्जिलिंग चाय की ब्रांड बागान है, जो चाय का उसका, उसी नदी के कारण संकेत सांगपो, 2 नदियाँ छोटी छोटी है, बहुत बड़ा नहीं है, उसी कारण है। अब सिक्किम कहता है कि इस पानी को हम नहीं दे सकते, कभी कोई बर्फबारी नहीं हो पाती है तो हमारे पानी की कमी, पहाड़ एरिया पानी कमी, तो इस पानी का यूज करते हैं। बंगाल कहता है कि अगर पानी अब हमको नहीं देंगे तो हमारे चाय बागान सूख जाएंगे, चाय बागान सूख जाएंगे। और दार्जिलिंग की चाय बागान इंडिया लेवल पर, इंडिया वर्ल्ड में फेमस है, उसके लिए दोनों लोग झगड़ा करते रहते हैं। उसका झगड़ा इतना ज्यादा पड़ गया कि इंटर स्टेट काउंसिल में कई सालों तक बंगाल को प्रतिनिधि नहीं बना। आर्टिकल 236 में इंटर स्टेट काउंसिल में कई साल तक बंगाल का प्रतिनिधि नहीं बना कोई। और आज भी कभी कभी ममता नदी से बैठने नहीं जाती है, अपने नदी मंत्री को भेज देती है। मामला क्या था, वहाँ पे 4 जिले हैं, गोरखालैंड, जिसको बोला गोरखालैंड, मैं क्या देखो ये एरिया है, ये एरिया, ये पूरा एरिया, ये एरिया। तो यहाँ पे एक पार्टी खड़ी हुई, उसको गोरखालैंड, गोरखा काउंसिल हिल बनाया गया, बाद में गोरखा काउंसिल हिल बनाया गया। तो उसमें क्या था कि इसमें 4-5 जिले आते हैं, जलपाईगुड़ी, सिल्लीगुड़ी, जलपाईगुड़ी है, सिल्लीगुड़ी है, करीमनगर है, और एक दार्जिलिंग आता है, और एक जगह और कंगोट, सर 4 जगह है वहाँ पर। उन चारों ने कहा हमको अलग राज्य ही बना दीजिए, अलग राज्य बना दीजिए, क्योंकि वहाँ की जो लैंग्वेज है बंगालियों से अलग है।
वहाँ की जो लैंग्वेज है बंगाली, वहाँ लोग क्या बोलते हैं? तिब्बती बोलते हैं, भूटानी बोलते हैं, नेपाली बोलते हैं, करते हैं बंगाल में, लेकिन उनकी लैंग्वेज अलग है, रहन सहन अलग है, खान पान अलग है, चेहरा भी अलग है। तिब्बतियों की तरह है सब। सुभाष केसी बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन किए। मोदी जी प्रधानमंत्री, मोदी जी प्रचार में जब गए वहाँ पर जलपाईगुड़ी में, उन्होंने कहा जैसे कि सरकार आई मैं आपको अलग कर दूंगा। वहाँ की 4 लोकसभा सीटें थी, 4 से बीजेपी जीत गई, क्योंकि हाँ बीजेपी जिता देगी, बीजेपी हमको अलग कर देगी। लेकिन जब कानून बना दिए वाजपेयी जी खुद कि राज्य में नहीं किया जाए, तब कैसे अलग करोगे? फिर बाद में मोदी जी चुनाव हार गए, उन्होंने कहा 4 तो जीते, तुम संसद में हंगामा शुरू कर दिया, आपको अलग कर दो। कहते हैं बंगाल से अलग कर दो, ये बंगाली है, उनका तो हम जाते हैं, कोई बजट नहीं करता है। तो इंटर स्टेट काउंसिल फिलहाल बनाने का मकसद गवर्नमेंट यही है कि 2 राज्यों के बीच, 3 राज्यों के बीच में विवाद होते हैं, वो राष्ट्रपति नियुक्त करता है, उसका मतलब प्रधानमंत्री होता है, कि गठन राष्ट्रपति करता है, राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य होते हैं और सदस्य होते हैं। अगर मुख्यमंत्री नहीं है तो राज्यपाल के सदस्य बनेंगे। और 2 राज्यों के जो भी जमीनी विवाद हो, जो अवगणों को लेकर विवाद हो, जो नदियों को लेकर विवाद हो, या सड़कों को लेकर विवाद हो, जैसे भी 2 राज्यों के बॉर्डर एरिया में विवाद होते हैं, उसको सुलझाने का प्रयास किया जाता है। इसके पीछे कारण क्या था? इंडिया का जो पूरा इंडिया, हमारे का पूरा इंडिया एक ऐसा है जो, एक कवि थे मलिक मोहम्मद जायसी, सॉरी अमीर खुसरो, पहले हिंदी के कवि अमीर खुसरो, उन्होंने कहा ना 3 कोस पे पानी बोलते, 4 कोस पे पानी। तो इंडिया कैसा स्टेट है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे पानी और जबान बदलती रहती है। पानी जबान बदलती है, कल्चर बदलता है, और कल्चर बदलता है, एक दूसरे साथ रहना नहीं चाहते हैं, एक दूसरे साथ रहना नहीं चाहते हैं। अगर बॉर्डर तय किया जाता है, अगर एक दूसरे साथ रहना चाहते हैं इंडिया में, तो इंडिया में स्टेट बनाने का सत्ता नहीं पड़ती। पर 14-28 स्टेट हो गए, पहले 14 बनाए, 28 हुआ। जैसे मान लीजिए कि यूपी में जो उत्तराखंड था, पहले उत्तराखंड में 425 सीटें थी, 425 सीटें थी, 25 उत्तराखंड में रखा गया था। जब लखनऊ बैठक होती थी, उत्तराखंड के 25 विधायक हो जाते थे बेचारे, कोई जान नहीं पता चमोली का कौन है, उत्तराखंड का कौन, उत्तरकाशी का कौन है, या पिथौरागढ़ का कौन है। लखनऊ में नहीं करते थे, सब खोजने में भी नहीं मिलते थे। उत्तर पहाड़ियों ने कहा ऐसा सर हमको अलग कर दो, हम लखनऊ में जाते हैं, मुख्यमंत्री को पहचानता नहीं, हम विधानसभा में जाते हैं, 84 लोग कहता तुम कहाँ घुस रहे इसके अंदर, कह रहे भाई मैं यहाँ का विधायक हूँ, कहाँ का चंपावत का हूँ, तो तुमको ने कभी देखा ही नहीं है, हमारे साथ नस्ली विभेद होता है, हमको अलग करो, हमारा अपना पूरा 5-6 जो पहाड़ी राज्य है वहाँ बैठा दो, हमें बैठेंगे। तो वाजपेयी जी ने कहा ठीक है भाई, आप 5 को मना कर देते हैं। ये यहाँ झारखंड वाले आदिवासियों का था, जो बिहार में बेचारे परेशान थे, वही मामला आपका वहाँ खुला गोरखालैंड को लेकर है, बंगालियों को लेकर के है। ये बात में गवर्नमेंट ने ये कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा कि ये समस्या का समाधान नहीं है राज्यों को तोड़ना। भाई हर जगह भाषा लगा है, हमारी यूपी में चले जाइए बुंदेलखंड में, हम उस यूपी को बुंदेलखंड चले जाइए, अब पश्चिम चले जाइए, जाटो बीच में चले जाइए, हमारा काफी अंतर नहीं, यूपी को भी है। अभी क्या मतलब कि जाटो को अलग कर दिया गया। तो ये चीजें बनाया गया, और पानी को लेकर आर्टिकल 260 में बनाया गया, जल कमीशन बनाया गया, और पानी का विवाद आदमी बना रहता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। और ये खासा आगे से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट में पूछे जाते हैं कि जब बरसात होता है या जब अप्रैल महीना आता है, अप्रैल महीने में साउथ की नदियाँ सूख जाती हैं, उसी समय बवाल मचना शुरू होता है। और खासकर कावेरी, साउथ की नदियाँ वर्षा पर निर्भर रहती हैं, और नॉर्थ की नदियाँ आपके हिमालय का निर्भर रहती हैं, जो सूख जाता है, और उसके बाद हंगामा खड़ा होता है, पानी चाहिए। और साउथ को नकदी फसलें ज़्यादा बोते हैं, और नकदी फसलों में पानी की सुविधा ज़्यादा लगती है, तो हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं। तो उसके बाद फिर जल कमीशन की बैठक होगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा अगर नहीं सुनना है ट्रिब्यूनल बना दीजिए, ट्रिब्यूनल बना दिया गया, विधि जल आयोग बना दिया गया, ट्रिब्यूनल उसमें अपील करते हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रिब्यूनल में अगर सुनवाई नहीं, सहमत नहीं है आप, तो उसके खिलाफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपने आप को उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। ये मैं बोल रहा था को लेकर, तो ये इसके पॉजिटिव पावर हो गए। और एक पावर क्या और है, हाँ, सरकार चाहे तो एसटी एरिया
शेड्यूल शेड्यूल एरिया राष्ट्रपति घोषित कर सकता है। शेड्यूल एरिया जानते क्या होता है? दो चीजें होती हैं। देखो, आप 5वीं 6वीं अनुसूची पढ़े हैं। 5वीं में कहा गया है कि 4 स्टेट हैं, असम, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। 4 स्टेट में शेड्यूल एरिया है, ट्राइब एरिया है। 6वीं में कहा है कि राष्ट्रपति कहीं भी किसी एरिया को शेड्यूल एरिया घोषित कर सकता है, लेकिन उसमें राज्य नहीं दिया, उसमें राज्य नहीं दिया, 4 राज्यों में छोड़ दिया जाए। वो तो अलग संविधान में मिला हुआ कि आपको ट्राइब घोषित किया जाएगा, ट्राइब घोषित है ना। लेकिन इसके सिवा अगर कहीं भी आदिवासी समुदाय या एससी समुदाय, ट्राइब एरिया, ट्राइब के मतलब पिछड़ा एरिया है, वो डेवलपमेंट से बहुत पीछे है, तो राज्यपाल के थ्रू राष्ट्रपति क्या करेगा, वहाँ का जो वेलफेयर प्रोग्राम है वो विधानसभा के कानून से ऊपर हो जाएगा। क्या समझ रहे? क्या समझ रहे? यूपी में एकमात्र जिला है सोनभद्र, जानते हैं ये एरिया है ना, यूपी का पार्ट है, यूपी का पार्ट सोनभद्र। यहाँ पर एससी एसटी की आबादी बहुत ज्यादा है, यहाँ तक एसटी की आबादी बहुत ज्यादा है। मात्र जिला सोनभद्र, वो है कोल है, कोल जनजाति है। वहाँ के जो इस समय सांसद है पकौड़ीलाल कोल का नाम भी वही है, सांसद भी वही है। चूंकि भाई ट्राइब है तो देना पड़ेगा, तो प्रेजेंट में वही है शायद, पकौड़ीलाल कोल ही है। तो यहाँ के सांसद है। अब जैसे ये मान लखनऊ का यहाँ है, ये एरिया है, अब यहाँ पर लखनऊ का क्या ध्यान नहीं देगा, मुख्यमंत्री का भी ध्यान नहीं देता। आबादी का 3-4 विधानसभा क्षेत्र है, 5 विधानसभा क्षेत्र लखनऊ में है, तो सोचते हैं यहीं पर कर यहाँ आ जाए। वहाँ पे तो लंबे समय से अपने आवागमन के माध्यम को लेकर, आर्थिक समस्या को लेकर के और सरकार के वेलफेयर प्रोग्राम को लेकर के कभी भी अपना को जोड़ नहीं पाए। वेलफेयर प्रोग्राम मतलब क्या होता है? सरकारी अस्पताल है, न बैंकिंग सिस्टम है, न स्कूलें सही से हैं, न यूनिवर्सिटियाँ वहाँ पे है, न महाविद्यालय वहाँ पे, कुछ ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट की फैसिलिटी से बहुत दूर है। आंदोलन शुरू हो गया, कसाई एरिया शुरू, इसीलिए तो शुरू हुआ है, गवर्नमेंट की फैसिलिटी से बहुत दूर है। अब वहाँ के लोग राज्यपाल के पास गए विद्रोह किए, तो राष्ट्रपति को वहाँ के पार्लियामेंट सांसद ने बोला कि सर हमारे एरिया में कुछ है ही नहीं, मुख्यमंत्री फंड नहीं देता है, हर जगह यूनिवर्सिटियाँ, किसी शहर में 5 यूनिवर्सिटी, हमारे तो स्कूल तक नहीं है, क्या हम आदिवासी पढ़ नहीं सकते, हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं? तो राष्ट्रपति क्या करेगा, राज्यपाल के माध्यम से विशेष तौर पर यूज करते हैं, कहेंगे ट्राइब एरिया, रीजनल एरिया हो गया, ट्राइब रीजनल एरिया हो गया। अब ट्राइब रीजनल एरिया जब ये हो गया, अब इसके लिए विधानसभा से एक प्रस्ताव देना पड़ेगा, उसका कितना % पैसा सीधे वहां चला जाएगा। अगर मान लीजिए पुलिस की भर्ती 60,000 आ गई है, तो उसमें पुलिस सरकार बोल रही है इसमें 3% लोग सिर्फ इसी जिले से होंगे, रिजल्ट पकड़ दिया गया, 3% लोग इसी जिले से, जितनी भर्ती आप निकालने हैं आप उसी में हिस्सा करेंगे, तो नाम ऑलरेडी मिल जाएगा, लेकिन वो जान दूर नहीं होता उस एरिया, लेकिन वो वही पूछ कर सकते हैं 80% ट्राइब एरिया रहे, 80% आबादी ट्राइब की रहे, मतलब 80% वही रहे। और ये कारण हो कि हाँ वेलफेयर प्रोग्राम से बहुत दूर है वो, गवर्नमेंट ने कहा 3% नहीं लोग रहेंगे पुलिस भर्ती में, तो कोई हो सकता है। जैसे ममता बनर्जी ने पास किया अपने कि जितना बजट बंगाल का पास होता है उसका 1/3 बजट सीधे बुंदेलखंड को जाएगा, 4 जिलों को जाएगा, 4 जिलों को जाएगा। अगर 1 लाख किलोमीटर रोड पास करते हैं विधानसभा में, 1 लाख किलोमीटर रोड हम बनाएंगे साल के अंदर, तो 25,000 किलोमीटर रोड हमारा वहाँ बनेगा। तो ये क्या कहते हैं, राष्ट्रपति क्या इस तरह से इंडिया में कई जगह घोषित कर देता है। अब तक 25-26 जगहों पर घोषित किया गया है, बुंदेलखंड में है, तेलंगाना में है, उसके बाद कर्नाटक बेल्लारी में है, यूपी में इसको यूपी भी एरिया है, लेकिन यूपी जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद इसको इतना फोकस कर दिया कि यहाँ के लोग शांत हो गए। मामला तो था किसको भी ट्रेजरी में लाया जाए। ये समस्या क्या रही थी, यहाँ का जो जिला है, यहाँ का जो सीधी जिला, ये सीधी जिला है, ये रीवा है, ये छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर का बेल्ट है, यहाँ पर झारखंड के झबुआ बेल्ट है, इस बेल्ट है। ये सब एरिया ऑलरेडी सब ये मांगते हैं कि पूरे एरिया को काट के बनाया जाए, पूरे एरिया को काट दिया जाए, उसमें कुछ बक्सा में बिहार नहीं आ रहा था, तो ये
आगे कि अगर मान लो छत्तीसगढ़ को क्षेत्र घोषित करते हैं तो कई राज्यों को प्रभावित करना पड़ेगा, मात्र सब नहीं जाएगा, कुछ मिर्जापुर जाएगा, सीधी का जिला जाएगा, एमपी का सीधी जाएगा, रीवा जा सकता है, हल्का फुल्का, तो वो पूरा एरिया जाएगा। इसलिए राज्य मुख्यमंत्री से ये कहा गया कि ऐसा है आप पर्सनली फोकस करिए इसको, इतना डेवलप कर दीजिए यहाँ पे, इसीलिए मुख्यमंत्री बने, उन्होंने क्या बना दिया। फिर बीएचयू ने अपने कई ब्रांच वहाँ खोले, बीएचयू का अपने खुद ब्रांच बनाते हैं, बीएचयू का अपना खुद स्कूलों का ब्रांच बनाते हैं, एक सपना यूनिवर्सिटी ब्रांच में खुली, उसकी कई ब्रांच किए गए। मतलब आप पूरी तरह से वेलफेयर प्रोग्राम में जो सरकारी योजनाएं मिलता है उसका लाभ उठा पाएंगे। नहीं तो राष्ट्रपति जाकर के शेड्यूल एरिया घोषित कर देगा, शेड्यूल ट्राइब एरिया घोषित कर देगा। कई जगह किया गया, बेलारी में किया गया, तब के तेलंगाना में जो आपके नीलगिरी की पहाड़ियों पर टूट देना चाहती है उनकी रिश्वत दिया गया, उनकी रिश्वत दिया गया। राजस्थान में भीड़ों के लिए किया गया, सारे जैसलमेर और बालाघाट के जगह पे जो भीड़ है जाती है उनके लिए किया गया। महाराष्ट्र गुजरात में बनासकांठा में किया गया, बनासकांठा में किया गया। तो ये राष्ट्रपति घोषित कर सकता है कि वहाँ के लोग अपने आप को सरकार की व्यवस्थाओं से अशिक्षित होने के नाते उसका लाभ न प्राप्त हो, सीधे लाभ राष्ट्रपति खुद प्राप्त करेंगे, मुख्यमंत्री को योगदान नहीं रहेगा, सीधे फंड प्रोवाइड कर देंगे, तो डीएम के माध्यम से फंड प्रोवाइड कर देंगे। इसीलिए वहाँ पर बनाया गया वो काउंसिल बनाया जाता है। काउंसिल में क्या होता है, उस एरिया के लोग ये कहते हैं कि आपका पंचायत चुनाव नहीं होगा, 30 लोग 29 लोग का चुनाव होगा, एक के नाम में राष्ट्रपति करेगा, उसमें 2 महीना होना अनिवार्य होता है, 2 महीना होना अनिवार्य होता है, और उसमें से एक अध्यक्ष चुना जाता है। वो अध्यक्ष क्या करेगा, सीधे फंड उसके खाते में आएगा, डेवलपमेंट का फंड उसके खाते में आएगा, वो सेक्टर का फंड स्टेट गवर्नमेंट से खाते में जाएगा, अपने एरिया का विकास करेगा। आपके पास 2 काम नहीं रहेगा, एक न्याय देने का काम आपके पास नहीं रहेगा, एक कानून व्यवस्था संभालने का काम आपके पास रहेगा, लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में नहीं रहेगा, और जुडिशरी पावर आपके हाथ में नहीं रहेगा। लेकिन इसके लिए मनमोहन सिंह सरकार ने 2008 में ग्राम न्यायालय की स्थापना की, 2008 में ग्राम न्यायालय की स्थापना की, शेड्यूल एरिया में इसका स्थापना की राष्ट्रपति के माध्यम से। हमारी यूपी फिलहाल लागू नहीं है, लेकिन उसमें ये लगा दिया गया कि राज्य ग्राम न्यायालय की स्थापना कर सकते हैं उन जगहों पर जहाँ पर न्यायिक प्रक्रिया बहुत लेट हो जाती है, आदिवासी समुदाय या वो समुदाय अपने आप को मतलब कोर्ट में मतलब इसका समझने का तरीका बता दीजिए। मैंने इसको देखा ग्राम न्यायालय 2008 कभी पर लीजिए गवर्नमेंट के हाथ में मिलेगा, शेड्यूल एरिया के लागू किया गया, राष्ट्रपति के तो लागू किया गया। जिससे होता है कि जो ट्राइब्स एरिया के लोग हैं अशिक्षित होते हैं, जमीनी विवाद ज़्यादा है, जिसमें जमीनी विवाद ज़्यादा है या छोटी मोटी चोरियाँ होती है, उसके कारण कोर्ट के केस में फंस जाते हैं, उसके कारण कोर्ट केस में फंस जाते हैं। उसके लिए मनमोहन सरकार ने 2008 में ग्राम न्यायालय की व्यवस्था की, 2008 में ग्राम न्यायालय की व्यवस्था की। अगर सरकार आप चाहें जिले लेवल पर ग्राम न्यायालय की स्थापना कर सकते हैं। तो उसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए एमपी में लागू है, मैंने उसको रीवा में आसपास देखा, 17 में देखा था। एक ब्लॉक पर 25-30 गाँव के लोग हैं, एक ब्लॉक बनता है, किसी गाँव में कोई केस दर्ज हुआ, किसी ने किसी की बकरी चुराई, किसी ने किसी का गेहूँ काट लिया, झगड़ा वही है, गेहूँ काटने का है, ये क्या उनके पास गेहूँ काटने का झगड़ा है, वो झगड़ा उनके पास, कोई किसी को गाली दे दिया, कुछ कर दिया। अब वो क्या करेगा, ब्लॉक में जाकर FIR दर्ज करेगा वीडियो सामने कि सर इसने हमारे साथ ऐसा किया, FIR दर्ज हो जाएगा। जब किसी की सीमा होती है, किसी में 100 केसेज जनरेशन कैसे जो है, उस केस को उठा करके वीडियो क्या करेगा, डीएम के माध्यम से जिले के डिस्ट्रिक्ट जज को दे देगा, डिस्ट्रिक्ट जज को दे देगा। डिस्ट्रिक्ट जज क्या करेगा, एक डेट बताएगा कि इस डेट को सबको बुला लीजिएगा ब्लॉक में, और ब्लॉक में एक अस्थायी जेल होती है, एक अस्थायी जेल होती है, पुलिस नहीं रहेगी, पुलिस की कोई भूमिका नहीं रहेगी। और जज क्या करेगा, केस के अकॉर्डिंग जूनियर जजों की एक कमेटी बनाएगा, उनको भेजेगा, एक डेट बता देगा, सब बता देगा। ऐसा कोई मामला ना हो जो जघन्य अपराधों में आता हो, जो हार्ड केस में हो, मर्डर हुआ, रेप हुआ, या मान लीजिए कि किसी का बहुत लंबे केसेस ना हो, सामान्य केसेस हो कि चोरी किया है, गाली दिया है या हल्का मारपीट किया है, तो उनको वहीं अंदर लगा करके उसी ब्लॉक में एक जेल होती है, उसको बंद कर दीजिए, और दूध या केस में खत्म कर दीजिए। नक्सलवाद इसीलिए फैला कि जब कोर्ट में जाते थे तो उनकी सुनवाई नहीं होती थी, पुलिस और वकील उनको इतना परेशान कर देते थे कि बेचारे आत्महत्या कर लेते थे तो हत्या उठा लेते। 2 केसेस है। इस ग्राम न्यायालय को समझने के लिए एक नसरुद्दीन शाह की मूवी थी, मुझे याद नहीं है, नसरुद्दीन शाह की मूवी थी, बहुत पुरानी मूवी है, जो मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ग्राम न्यायालय नया शेड्यूल लेके आई। उसने बकायदा बहुत बढ़िया बनाया कि जब पुलिस में वकील रहते हैं, छोटे जात के वकील रहते हैं, आदिवासी के पहले वकील रहते हैं कोर्ट में, कि कितना झेलते हैं उसको लेकर।
तो ये मनमोहन सिंह सरकार ने बनाया और कहा राज्यों से बनाइए। तो वही क्या करते हैं कि मान लीजिए चोरी किए हैं, अब पंचायत क्या सजा देगी? मुर्गा बन जाओ, सब उठा बैठा करा लो, ठीक है, माफी मांग लो, ये थोड़ा बहुत जो भी दंड है वही सजा होगा, ठीक है, पानी में जेल में बंद कर दो इसको, वही ब्लैक में जेल में बंद कर देते हैं, घर वाले खाना न देते हैं, फिर छोड़ दिया जाता है। इसी कहते हैं जब न्यायिक प्रक्रिया हमारी है उस पर उनका विश्वास चलता है, उनका एक विश्वास चलता है, इसीलिए राष्ट्रपति को पावर दिया, सुप्रीम ने पावर दिया गया है। तो विश्वास चलता है नहीं, इसमें सुनवाई मेरी भी होती है, और ये सुनवाई शुरुआत ना होने के नाते 14 राज्यों में नकल फैल गए। जब कोर्ट जाते हैं तो सुनता नहीं, हम सुनता नहीं, हमको कोई, हम उस कोर्ट को हमने अपने आंखों से देखा। हमारे लास्ट का लड़का था तो बड़े रिसर्च में कर दिया, वहाँ पर है एमपी हुआ था, तो मैंने देखा था, हम लोग पीछे खड़े कहा पीछे खड़े जाना, कहा ग्राम न्यायालय में ड्यूटी लगी हमारे 2008 में, उससे नया केस हुआ था, बड़े गठन हुआ था, तो जूनियर काउंसिल में बैठाते थे, जज को बैठाते हैं। अब कोई अगर सीरियस केस होता है तो उठा करके जज को देते थे, जज के पास देते सर ये केस सीरियस है, तो उसके लिए तो कहते थे कोर्ट में जाना पड़ता है। असामान्य केस है तो एक आदमी को गाली दिया था, तो क्या कैसा तुमको लगा? कैसा हमको बहुत बुरा लगा, क्या गाली दिया? जब बुरा लगा तुम क्या चाहते हो, कैसा हमने गाली दी, कच्चे में तुम बिगड़ जाओ, गल खत्म, झगड़ा खत्म हो गया। तो किसी को मुर्गा बना देते हैं, किसी के पीठ में 5 मीटर ले देते हैं, तो कुल मिलाकर झगड़े क्यों खत्म हो जाते हैं? वही छोटे छोटे झगड़ों को कोर्ट में फंसाया जाता था, पुलिस द्वारा परेशान किया जाता था, उनको प्रताड़ित किया जाता था, जिसका नतीजा क्या था? नस्लवाद बड़े पैमाने पर और शेड्यूल कास्ट के जो अनुच्छेद 25 संस्कृति बनाई गई थी वो वहीं रह गया, उसको लागू नहीं किया गया। अंत में गवर्नमेंट ने क्या किया? उसको जमीन को उतारा, लोगों ने न्याय व्यवस्था लाने का प्रयास किया। आज के बाद कल होना है, आज के बाद सुप्रीम कोर्ट का कम होता है ना कि मतलब छोटे-छोटे जो मुद्दे होते हैं वो पुलिस ही सॉल्व नहीं, पुलिस नहीं, पुलिस काम करते थे, लेकिन उसके लिए इन सरकार ने कानून बना के दिया है कि अगर आप चाहें तो ग्राम न्यायालय बना सकते हैं। पंचायत के पंचायती राज अधिनियम के तहत 29 विषय में आपके न्याय भी है, पंचायत में न्याय भी है, 29 विषय पंचायत के पास, ग्राम सभा 29 पावर है, 29 पावर में न्याय भी है उसके पास, ये अभी दिया नहीं गया। सिर्फ 12 पावर ग्राम सभा को, सिर्फ प्रधान को 12 पावर दिए गए, 200 पावर नहीं दिए गए। जिसे 200 पावर दे दिया जाएगा ना, उसे प्रधान सुप्रीम हो जाएगा, प्रधान किसी को जेल भेज सकता है, अभी दिया नहीं गया है। लेकिन आदिवासी एरिया में छठी अनुसूची के तहत 5वीं छठी अनुसूची के तहत दे दिया गया कि आदिवासी एरिया में चाहिए तो ग्राम न्यायालय, लेकिन उसमें पेश फंसा दिया कि प्रधान को नहीं दिया जाएगा, मुखिया बैठेगा जरूर साथ में, मुखिया के साथ जरूर बैठेगा, लेकिन सुनवाई करने वाले जज रहेंगे जो डिस्ट्रिक्ट जज तय करेगा, डिस्ट्रिक्ट जजों की कमेटी बना के भेजेगा तो तय करेगा। ये नियम उसका है। इसके लिए मुझे याद है कि शायद 12 में उसमें लिखने के लिए भी आया था कि ग्राम न्यायालय है क्या, मैंने कहा 12 में उसमें लिखने के लिए ग्राम न्यायालय है क्या, तो 5वीं 7वीं अनुसूची के तहत कैसे बनाएगा? तो ये शेड्यूल एरिया बनाया जाता है, उसमें पावर दिया जाता है। ठीक है, कोई शेड्यूल एरिया तब बनाया जाता है जब गवर्नमेंट की योजनाएं उन तक नहीं पहुंचती। जब गवर्नमेंट की योजनाएं उन तक नहीं पहुंचती हैं तो एक सेक्टर पीछे हो जाता है, उसको डेवलप करने के लिए राष्ट्रपति के थ्रू उसको अपने हाथ में ले लिया जाता है। फिर वहाँ पर जो भी स्थितियाँ बनती है राष्ट्रपति के थ्रू काउंसिल बना करके या उसी पंचायत के माध्यम से या कोई वेलफेयर प्रोग्राम चला के, उसको बोलते टारगेट वेलफेयर प्रोग्राम चला करके उसको घोषित किया जाता है, बनाया जाता है। जैसे एक योजना चलती गवर्नमेंट की 97 में आई थी, लक्षित वितरण प्रणाली, लक्षित वितरण प्रणाली 97 लाई थी गवर्नमेंट, वाजपेयी जी लेकर आया था। मतलब किसी एरिया में लोग भूख से मर रहे हैं तो उस एरिया में क्या है, राशन की सप्लाई, इस पर फोकस कर दिया जाए, इस पर फोकस कर दिया जाए। ये चीजें हैं, तो ये पूरा पावर एग्जीक्यूटिव पावर जाता है, मतलब ये पूरा पावर एग्जीक्यूटिव पावर का आता है, अनुच्छेद पावर की आता है। ये सबका प्रयोग पीएमओ कैबिनेट ही करता है। जितनी भी नियुक्तियां होती हैं, आपकी जितनी भी इसमें नियुक्तियां होती हैं, पीएम और कैबिनेट के सलाह पे होती हैं, सिर्फ राष्ट्रपति सिग्नेचर करते हैं, जान लीजिए, सिर्फ राष्ट्रपति सिग्नेचर करते हैं। राष्ट्रपति का सिग्नेचर करना होता है, राष्ट्रपति अपना विचार नहीं रख सकते, बस राष्ट्रपति के नाम से होंगे, लेकिन चलेगी किसकी? पीएम की। और कुछ मामलों में पीएम द्वारा नियुक्त व्यक्ति, कोई मंत्री, पीएम द्वारा नियुक्त कोई कैबिनेट मंत्री प्लस विपक्ष का नेता, नियुक्ति 3 लोग करते हैं, सबकी नियुक्ति 3 लोग करते हैं और राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देते हैं। लेकिन हमें पढ़ना क्या है, ये भी पावर में राष्ट्रपति
एक एक्सटर्नल बॉडी है, ये ध्यान रखिएगा। इसी को मिलाता है, इसी को मिला देगा। 3 स्क्रू उठाएगा, इसको डाल देगा, कहेगा कि इसमें गैर संवैधानिक पद कौन सा है, या 3 स्क्रू कर देगा, इसको मिला देगा कि संवैधानिक पद कौन सा है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या ध्यान रखिएगा? क्या करें? नहीं सर, कोई टाइम बता रहे थे। ठीक है, इसका छोटा है, ये लंबा था, इसका छोटा है।